चलिए अजय लाइव फटाफट। हेलो, गुड इवनिंग सर। बोलिए। सर हमको ऑफलाइन ही क्लास लेना है, ऑनलाइन नहीं, सर टाइम नहीं मिल पाता सर। अच्छा ठीक, कोई दिक्कत। तो सर थोड़ा फीस थोड़ा कम कीजिए सर। ठीक है, कल बात करें इस पर। अभी क्लास आप लाइव जुड़िए पहले, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, कल आइए, कल बात करते हैं। ओके, चलिए। कल हम लोगों ने बेसिकली बात किया था अपने अकाउंटिंग वाले पार्ट पर। जो 11th वाला पार्ट हमने कहा था कि जब हमारा यूनिट नंबर 2 शुरू होता है तो वहाँ पर सबसे पहले जो दिए जाते हैं वो यूनिट नंबर 2 आपके आते हैं अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। और अकाउंटिंग ऑडिटिंग में 11th का जो पोर्शन है वो 3 लगभग चैप्टर्स वहाँ से कवर होता है। पहला आपका होता है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग बुक कीपिंग के बारे में हमने चर्चा की थी। सेकेंड हमने बात किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर। एंड थर्ड एक चैप्टर बच गई थी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर। तो आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को करेंगे और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उसको भी साथ साथ डिस्कस करेंगे, है ना? तो कहीं ना कहीं जो हमारा एक 11th वाला पार्ट है हमारा वो कंप्लीट हो जाएगा आज। अकाउंटिंग सॉरी ये अकाउंटिंग एंड हाँ सॉरी अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग जो यूनिट नंबर 2 है हमारा, उसमें हमारा जो 11th वाला पार्ट है पोर्शन से वो अपना कंप्लीट हो जाएगा तीनों चैप्टर को लेकर के। बाकी जो अकाउंटिंग ऑडिटिंग है उसमें 2-3 जो टॉपिक्स बचे हुए हैं उसको मैं कल डिस्कस करके अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के जो एमसीक्यू लगा दूंगा वहां हो जाएंगे। इसके बाद कॉर्पोरेट पार्टनरशिप एंड ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग बचती है। तो वो 2-3 दिन में हम कवर करके इस सप्ताह में अपना अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पार्ट पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? चलिए, गुड इवनिंग जी सबको। चलते हैं सबसे पहले आपका हमारा जो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर, है ना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर इसी में हमने आईएफआरएस को भी ले लिया अपना, है ना? इसमें आपके आईएफआरएस को भी हमने इंक्लूड किया है। चलिए, पुरानी पीडीएफ मैंने पहले से बनाई हुई है इसीलिए इसमें पुराने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है? अब यहाँ पर आपको 3 चीजें देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा, एएस देखने को मिलेगा, आईएएस देखने को मिलेगा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपको इंड एएस देखने को मिलेगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आईएफआरएस भी देखने को मिलेगा। मतलब इसी टॉपिक में हमने आईएफआरएस, जो कि आईएफआरएस हमारा अलग से सिलेबस जब देखेंगे तो आईएफआरएस को उसमें वहां पर अलग से दिखाया गया है। तो हमने आईएफआरएस को भी यहीं पर इंक्लूड किया। आईएफआरएस को भी यहीं पर इंक्लूड किया गया। इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड आईएफआरएस, यहीं पर चारों को इंक्लूड इसी चैप्टर में हमने किया है, ठीक है? जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे, ठीक है? किसकी बात करेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, जो कि हमारा मेजर पूछा जाता है। तो 2 चीजें, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस, 2 उसमें मेजर चीजें हमारी पूछी जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और आईएफआरएस 2 चीजों को पूछा जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे सबसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, बोला कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने के पीछे रीजन क्या था, है ना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के पीछे रीजन क्या था? देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने के पीछे रीजन ये थे कि अगर एक स्टैंडर्ड हम विकसित कर लें, एक नियम हम बना लें,
तो फिर अगर हम अकाउंट जो अलग अलग अकाउंटेंट के द्वारा अकाउंटिंग प्रोसेस की जाएंगी, वहां पर हमें कंपैरेबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। मान लीजिए अगर हम सब अलग अलग नियम से क्या कर अकाउंटिंग कर रहे हो, तो वहां पर फिर एक दिक्कत आ जाती है क्या, है ना। फिर एक दिक्कत वहां पर आ जाती है कि जब कंपैरेबिलिटी में प्रॉब्लम होता है। कंपैरेबिलिटी में प्रॉब्लम क्या होता है कि मान लीजिए कोई अलग नियम से कर रहे हैं, कोई अलग नियम से कर रहे हैं। इसीलिए आपने जब 11th में पढ़ा होगा तो गैप पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा? गैप पढ़ा होगा, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप के बारे में पढ़ा होगा। यहीं पर कहा गया था कि हमें कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए जो कि पूरे विश्व लेवल, वर्ल्ड लेवल पर एक जैसे सिमिलर काम करे, ताकि कंपैरेबिलिटी में हमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ एक नियम बना रहेगा, तो नियम जैसे हम लिखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, तो हमारे दिमाग में वो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी नियम आ जाती है, और उस नियम तो हम क्या शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग अकाउंटिंग में हमने बता दिया है, एंड प्रिंसिपल भी हमने डिफाइन किया, क्योंकि कोई भी काम हम करेंगे तो प्रिंसिपल को साथ में लेकर के करना होगा। जैसे मनी मेजरमेंट करते हैं, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल को लगाते हैं। जब हमारी बात होगी किसकी, अकाउंटिंग ईयर की बात होगी, तो अकाउंटिंग ईयर को साथ में लेकर चलेंगे। तो ये तमाम चीजों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये यहाँ पर ये डिफाइन की गई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जब बात करेंगे तो बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबसे पहले रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। ये इन चारों चीजों से क्या करता है, डील करता है। ये किससे डील करता है? तो ये जो चार इशू है हमारे पास, पहला इशू है हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन, दूसरा इशू है मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, तीसरी इशू है प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, एंड चौथी है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। मतलब किसी भी इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस को पहले रिकॉग्नाइज करना, फिर उसे मनी के टर्म में मेजर करना, फिर उसे प्रेजेंट करना, और बाद में डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मतलब उनके जो, मतलब हमने कहा कि अकाउंटिंग जो हम करते हैं, तो वहां पर जितने भी इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस उसको हमने रिकॉर्ड किया। रिकॉर्ड करने के बाद फिर रिकॉर्ड इसलिए किया जाता है ताकि एक तो हमें इंटरनल जो यूजर्स हैं, जो हमारे कंपनी के लोग हैं, उनको भी सूचना मिलते रहे कि हम क्या करने जा रहे हैं, और बाहरी जो व्यक्ति हैं, जो इन्वेस्टर हैं, हमारे क्रिएटर्स हैं, उनको भी इस बात का मतलब पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रहे हैं। तभी आपके यहाँ कोई आप क्या करेगा, पैसा लगाएगा, है ना। तो कहा कि चार चीजों से डील करता है कौन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। पहला डील है उसका किसके साथ, रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस के साथ। दूसरी डील है मेजरमेंट ऑफ ट्रांजैक्शन इन इवेंट के साथ। तीसरी डील है प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन इवेंट के साथ। एंड चौथी डील है उसके किसके साथ, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट इशू के साथ उसकी डील होती है ना। चलिए, और फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अगर फॉर्मुलेट करना है तो फिर ये आपको स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूजीसी नेट एग्जाम में, है ना। तो अगर फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात की जाएगी, जिसमें हमारा सबसे पहला अगर स्टेप जो आएगा वो आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया। पहले हमको क्या करना है, एरिया डिसाइड करना है। क्या करना है पहले, सबसे पहले हमें एरिया डिसाइड करना है। फिर दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप। उस एरिया में किस ग्रुप को क्या कर रहे हैं, मतलब उस एरिया में स्टडी ग्रुप को क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूट करना, जिस पर हम अध्ययन करना शुरू करेंगे। तीसरी होती है हमारी प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड इन सर्कुलेशन, मतलब उसका ड्राफ्ट तैयार होगा, उसका सर्कुलेशन तैयार होगा। असर्टेनमेंट ऑफ व्यू ऑफ डिफरेंट बॉडीज ऑन ड्राफ्ट, और उस ड्राफ्ट को अलग अलग बॉडीज को, अलग अलग लोगों तक भेजी जाती है, किसके लिए, व्यू पॉइंट के लिए। अगली है फाइनलाइजेशन ऑफ एक्सपोजर ड्राफ्ट ईडी, है ना। अब क्या किया जाएगा, फाइनलाइज किया जाएगा। एंड चौथी होंगी कमेंसमेंट रिसीव्ड ऑन एक्सपोजर ड्राफ्ट, मॉडिफिकेशन ऑफ द ड्राफ्ट एंड इश्यू ऑफ ईएस। और लास्ट में क्या किया जाएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इश्यू किया जाएगा। मतलब सबसे पहले एरिया डिसाइड करना है, फिर स्टडी ग्रुप डिसाइड करना है, उसके बाद ड्राफ्ट तैयार करना है, फिर ड्राफ्ट को अलग अलग लोगों तक भेजनी है, किस चीज के लिए, व्यू पॉइंट के लिए, और उसका जो व्यू पॉइंट है उसको लेकर के उसको मॉडिफाई करना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इश्यू करेंगे। क्या करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इश्यू करेंगे, है ना। प्राइमरी सोर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी यहां से हमारा एक पॉइंट यहां शुरू होता है, यहां से एक पॉइंट हमारा शुरू होता है, प्राइमरी रिसोर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे ही हम प्राइमरी रिसोर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करते हैं, तो वहां पर हमारा जो गैप वाला रूल है वो आ जाता है। कौन सा रूल आ जाता है, गैप, ठीक है।
जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। हमारा कौन सा रूल आ जाता है? गैप वाला रूल आ जाता है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब जब हम गैप की बात करते हैं तो गैप हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है नेशनल गैप, एक कौन सा होता है? नेशनल गैप, और दूसरा होता है हमारा कौन सा? इंटरनेशनल गैप। गैप अगर हम बात करते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो वो दो टाइप के हमारे पास देखने को मिलता है। पहला देखने को मिलता है हमारा नेशनल गैप, एंड दूसरा हमारा देखने को मिलता है कौन सा? इंटरनेशनल गैप। ठीक है, दो तरह के गैप आपको देखने को मिलते हैं। ठीक, अगर हम पहले गैप की बात करें, नेशनल गैप की बात करें, तो नेशनल गैप में हमारा आता है इंड एएस, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, है ना, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। नेशनल गैप में हमारा क्या आता है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्वेश्चंस मेजर टर्म यहां पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। और अगर इंटरनेशनल लेवल पर हम जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल की हम बात करते हैं, तो वो भी दो प्रकार का होता है। एक होता है आईएएस, जिसको आप इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं, और दूसरा होता है आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिकॉग्निशन स्टैंडर्ड, आईएफआरएस। ठीक है, दो होंगे, आईएएस एंड आईएफआरएस। अब जो ये अलग अलग हमने पढ़ा है उसको क्या करते हैं? अलग अलग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं किसको? इंड एएस को डिफाइन करते हैं। किस क्या करते हैं? इंड एएस को डिफाइन करते हैं। अगर इंड एएस की हम बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे ही लिखा रहे INDAS, इसका मतलब है ये बात कर किसी कर रहा है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। और अगर ये लिखा रहे IAS लिखा रहे, क्या लिखा रहे? IAS लिखा रहे, इसका मतलब ये किसकी बात कर रहा है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। वो इंड एएस लिखा रहे तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात हो रही है, और अगर आईएएस लिखा रहे तो हमेशा याद रखना किसकी बात हो रही है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात हो रही है। सबसे पहले इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? डेवलप इसको किया गया एएसबी के द्वारा। एएसबी बोले तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जो कि आईसीएआई के द्वारा बनाई गई थी। आईसीएआई तो हम जानते ही हैं, भारत में, ठीक है, जो ऑडिटर्स को सर्टिफाइड करते हैं, वो जो संस्था है उसको क्या कहते हैं? आईसीएआई। वो संस्था का क्या नाम है? आईसीएआई। तो आईसीएआई ने 21 अप्रैल 1977 को एक बॉडी स्टैब्लिश की, जिस बॉडी का नाम था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। उस बॉडी का क्या नाम था? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को कंस्टिट्यूट किया गया 21 अप्रैल 1977। इंट्रोड्यूस्ड इन कंपनीज एक्ट 2017 अंडर सेक्शन 133। अब हम बात करेंगे किसकी? इंट्रोड्यूस्ड इन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 133। और इसको सबसे फर्स्टली इंट्रोड्यूस किया गया इंड एएस को, इंड एएस को जो इंट्रोड्यूस किया गया है वो कहां इंट्रोड्यूस किया गया? वो इंट्रोड्यूस किया गया कंपनीज एक्ट का सेक्शन है सेक्शन 133। कहां की सेक्शन के अंदर? सेक्शन 133, है ना। अब यहां पर जो बात आती है वो आती है नेटवर्थ की बात आती है, क्योंकि यह कहा गया कि किसको इंड एएस को फॉलो करना है और किसको फॉलो नहीं करना है। तो बोला गया कि जिसको इंड एएस को फॉलो करना है, किसको इंड एएस को नहीं फॉलो करना है, ये डिपेंड करेगा नेटवर्थ के ऊपर। क्या करेगा? उस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्थ के ऊपर डिपेंड करेगा। क्या करेगा? उस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्थ के ऊपर डिपेंड करेगा। अब उस ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्थ पर डिपेंड करेगा, तो नेटवर्थ बराबर होता क्या है? नेटवर्थ वर्क का मतलब यहां पर बात की गई कैपिटल। नेटवर्थ मतलब कैपिटल। अब वहां पर एसेट्स में से लायबिलिटी को घटा दिया गया। क्या किया गया? एसेट, टोटल एसेट्स जो था उसमें से लायबिलिटी को घटाया गया, और जैसे ही टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी को घटाएंगे, क्या करेंगे? टोटल एसेट्स में से लायबिलिटी को घटाएंगे तो वो क्या बन जाता है? नेटवर्थ बन जाता है। क्या बन जाता है? टोटल क्या बनाता है? नेटवर्थ। क्या बनाता है? नेटवर्थ बनाता है। यहाँ पर कैपिटल इक्विटी से, अब वहां पर जो क्या क्या जोड़ा गया उसमें? इक्विटी शेयर कैपिटल को जोड़ा जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जोड़ा जाएगा और रिजर्व को जोड़ा गया। और इन तीनों चीजों को जोड़ने के बाद हमारी क्या निर्माण होंगी? नेटवर्थ बनेगी। क्या बनेगी? नेटवर्थ बनेगी। ठीक है। अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को किसको फॉलो करना है और किसको फॉलो नहीं करना है ना, ये डिपेंड करेगा नेटवर्थ के ऊपर। अब उसके लिए पॉइंट लिखा गया, द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वेयर नोटिफाइड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 2015, और कंपनीज एक्ट में उसे इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा जो उसे सबसे पहले नोटिफाइड किया गया है 2015 में नोटिफाइड किया गया है। इवेंचुअली इट हैज बीन अप्लाइड टू कंपनीज बेस्ड ऑन कैटेगरी, नेटवर्थ एंड लिस्टिंग स्टेटस। भाई कहा कि उस कंपनी को क्या करना पड़ेगा? इंड एएस को फॉलो करना पड़ेगा
तो उसके लिए कैटेगरी डिसाइड की किसको फॉलो करना पड़ेगा। तो जो कैटेगरी बनाई गई थी वो कैटेगरी थी दो, एक थी नेटवर्थ के बेसिस पर और लिस्टिंग के बेसिस पर। लिस्टिंग स्टेटस, लिस्टिंग स्टेटस का मतलब ऐसी कौन सी कंपनी है जो क्या है, शेयर मार्केट में लिस्टेड है, ऐसी कौन सी कंपनी है जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है। तो भाई इंड एएस को जो फॉलो करने की मतलब अडॉप्ट करने की जो बात आई थी, इंड एएस को जो फॉलो करने अडॉप्ट करने की बात आई थी, वहां पर कंपनियों को दो कैटेगरी में बांटा गया। पहली कैटेगरी बनाई गई नेटवर्थ के बेसिस पर एंड दूसरी कैटेगरी बनाएंगे लिस्टिंग के बेसिस पर। नहीं, फर्स्ट कैटेगरी किस पर, नेटवर्थ के बेसिस पर, दूसरी कैटेगरी किस पर, लिस्टिंग के बेसिस पर बनाई गई थी, है ना। फर्स्ट कैटेगरी किस पर, नेटवर्थ पर, और दूसरी कैटेगरी किस पर, लिस्टिंग के बेसिस पर बनाई गई थी। ओके, अब बात हम कहां पर करते हैं, एंड व्हेन इंड एएस वेयर अमेंडेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, द इंड एएस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाज इश्यूड अंडर द supervision and control of the Accounting Standard Board. The ASB is constituted in 1977 by the Institute of Chartered Accountants of India to harmonize the varied accounting policies and practices. ठीक है, उसी को हिंदी में फिर से डिफाइन करके लिखा गया। अब जब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एडॉप्शन की बात आई, किस एडॉप्शन की बात आई, तो इसको दो फेज में बांटा गया था। क्या किया गया था, दो फेज में बांटा गया था, है ना, फेज 1 एंड फेज 2। इसीलिए लिखा गया, हेडिंग बनाया गया, फेज ऑफ एडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को दो फेजेस में अडॉप्ट किए गए थे। क्या किए गए थे, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को दो फेज में अडॉप्ट किए गए थे। पहला फेज था मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू ऑल कंपनी फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। 1 अप्रैल 2016 से सभी कंपनियों को मैंडेटरी होगा इंड एएस को मानना, जो चाहे वो लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, उससे कोई मतलब नहीं था। अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, अगर उनकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा है, मतलब जो कंपनी, देखिए 1 अप्रैल 2016 से मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी को लाया गया कि भैया अब आपको क्या करना होगा, इंड एएस को मानना ही होगा। इंड एएस में बात की गई कि अगर किसी चाहे वो कंपनी लिस्टेड हो चाहे अनलिस्टेड हो, अगर उसकी नेटवर्थ 500 करोड़ के बराबर या 500 करोड़ से ज्यादा हो तो उसे क्या करना पड़ेगा, इंड एएस को मानना ही पड़ेगा। दूसरी थी नेटवर्थ शैल बी चेक फॉर द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर, 2013-14, 14-15 एंड 15-16। और नेटवर्थ को जो चेक किया जाएगा वो 3 फाइनेंशियल ईयर को लेकर के किया जाएगा, जिसमें आएंगी 13-14 वाली फाइनेंशियल ईयर, 14-15 फाइनेंशियल ईयर एंड 15-16 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, इसके बाद आती है फेज 2, मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर ऑल कंपनीज 1 अप्रैल 2017। ठीक है, फेज 2 जो आया था वो आया था 1 अप्रैल 2017 से। क्या आया था, फेज 2 जो आया था वो आया था 1 अप्रैल 2017 से। मतलब इट इज अ लिस्टेड कंपनी और इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड आज ऑन 31 मार्च 2016, इट्स नेटवर्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 250 करोड़ बट लेस देन 500 करोड़ for any of the mentioned period. Net worth shall be checked for the previous four financial year, 13-14, 14-15, 15-16 और 16-17। फेज 1 में वैसे लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो अडॉप्ट करने के लिए कहा गया जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा थी। और फेज 2 में ऐसे कंपनियों को इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अडॉप्ट करने के लिए कहा गया जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा थी लेकिन 500 करोड़ से क्या थी, कम थी, जिसकी 250 करोड़ से ज्यादा और 500 करोड़ से क्या थी, कम थी। ठीक है, तीसरी फेज आई थी फेज 3, मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू ऑल बैंक, एनबीएफसी एंड इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। अब यहां पर तीसरे फेज में जो एप्लीकेबल की बात कही गई वो किस पर कही गई, तीसरे फेज में एप्लीकेबल की बात कही गई बैंक से ऊपर, एनबीएफसी के ऊपर और इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। कब से, 1 अप्रैल 2018 से। Net worth is more than or equal to 500 crore with the effect from 1st April 2018. IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority of India, shall notify the separate set of Indian accounting standard for the banks and insurance company with effect from 1st April 2018. और इसके साथ ही IRDA, मतलब जो ये बना के दिया गया था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो तो था ही, इसके साथ ही क्या किया कि जो IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या किया, अपना एक सेपरेट इंड एएस बनाया, जिसके लिए, बैंक के लिए और इंश्योरेंस कंपनी के लिए। किसके लिए, बैंक और इंश्योरेंस कंपनी के लिए। एनबीएफसी इंक्लूड कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, स्टॉक ब्रोकर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट। नेट वर्थ शैल बी चेक फॉर द पास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, 15-16,
16, 17 एंड 17, 18। ठीक है, फिर चौथी फेज भी आई थी। चौथी फेज, ऑल एनबीएफसी हुज नेटवर्थ इज मोर देन और इक्वल टू 250 करोड़ बट लेस देन 500 करोड़ शैल हैव इंड एएस मैंडेटरी इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। मतलब पहली एप्लीकेबिलिटी थी 1 अप्रैल 2016 से, फेज 2 वाली एप्लीकेबिलिटी थी 1 अप्रैल 2017 से, फेज 3 वाली एप्लीकेबिलिटी थी 1 अप्रैल 2018 से, एंड चौथी फेज की जो एप्लीकेबिलिटी थी वो थी 1 अप्रैल 2019 से, है ना। पहले वाले फेज में ऐसे लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी को डाला गया था जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। फेज 2 में ऐसे कंपनी को डाला गया था, लिस्टेड या अनलिस्टेड कंपनी को, जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए लेकिन 500 करोड़ से कम होनी चाहिए। फेज 3 में सभी तरह के बैंक्स, एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी को डाला गया जिसकी नेटवर्थ 500 करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, एंड फेज 4 में ऐसी एनबीएफसी और इंश्योरेंस कंपनी को डाला गया जिसकी नेटवर्थ कितनी थी, 250 करोड़ से ज्यादा और 500 करोड़ से कम थी। ये 4 फेज में क्या किया गया था, चारों 4 फेज में आपके इंड एएस को क्या किया गया, एप्लीकेबल किया गया था। इंस्टीट्यूट से, ये इंस्टीट्यूट से नहीं प्रोवाइड किया गया। मतलब शिल्पी जी क्या सब कब करते रहते हैं, ये हम क्या चीज पढ़ा रहे हैं, ये मतलब अजीब वाला चीज है ये। मतलब आपका कभी कभी कमेंट जो देखता हूं ना और आपकी जो बातें देखता हूं बहुत अजीब तरह का लगता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आपका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पीडीएफ हमने हिंदी इंग्लिश में यही बना के दिया है ना, है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पीडीएफ नहीं भेजा गया आपको, 3 दिन पहले भेजा गया है। मतलब कभी कभी हद आप लोग कर देते हैं, है ना। पता नहीं क्या सोच करके क्लासेस ज्वाइन की, हमको समझ ही नहीं आता है। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग का भेजा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आप फैक्ट पढ़िए ना, आपको पीडीएफ ये कंटेंट उससे क्या लेना देना है? फैक्ट पढ़िए, फैक्ट उस पर क्वेश्चंस आ रही है, क्वेश्चंस बनती हैं, एक एक चीज को समझाया जा रहा है तो फिर उसमें एक बीच में और अलग से कमेंट। आप एक बार आइए दरभंगा, मिलना है आपसे, ठीक है, टाइम लेकर के आइएगा। लिस्ट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। आपसे पूछता क्या है कि या तो एप्लीकेबिलिटी वाली पूछेंगे कि कौन से फेज में किस एडॉप्शन की बात की गई थी, एडॉप्शन वाली चीजें पूछेंगी, नहीं तो दूसरी पूछती है कि जो उसके जो इंडियन अलग अलग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो, और उसके अंदर किस चीजों को डिफाइन किया गया है। तो उसकी लिस्ट हमने बना करके आपके सामने रखी है कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में क्या कहा गया है, फर्स्ट टाइम एडॉप्शन ऑफ इंडियन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 2 में क्या कहा गया है, शेयर बेस्ड पेमेंट की बात कही गई। 3 में क्या कहा गया है, बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात कही गई है। 4 में क्या कहा गया है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कहा गया है। 5 में नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन के बारे में बात कहा गया। 6 में एक्सप्लोरेशन ऑफ एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्स के बारे में बात कही गई है। 107 में फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिस्क्लोजर की बात कही गई है। 108 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ये अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जिसके अंदर इन चीजों को पूरा डिफाइन किया गया है। जब आप बुक देखेंगे इसके, मतलब जो हमारा 11th का किताब है उसमें ये चीजें मिल जाएंगी कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में वहां पर क्या क्या कहा गया है, आपको डिटेल वहां पर मिल जाएंगे, है ना। इसके बाद 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 111 जॉइंट अरेंजमेंट्स, 112 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इन अदर एंटिटीज। इसके बाद 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट। फिर उसके बाद 1 से शुरू हुआ है, वहां पर 101 से था, यहाँ 1 से शुरू हुआ है। 1 से क्या शुरू हुआ, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में किसकी बात कही गई है, इन्वेंट्रीज की बात कही गई है। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 में किसकी बात कही गई है ना, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के बारे में बात कही गई है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 में अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर की बात कही गई है। 10 में इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड। 12 इनकम टैक्स। 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। 17 लीज। 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोज ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस।
Accounting standard 23, the effect of change in foreign exchange rates. 27, separate financial statement. 28, investment in associates and joint ventures. 33, earning per share. 34, interim financial reporting. 36, impairment of asset. 37, प्रोविजन फॉर कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स की बात कही गई है. 38 में बात कही है इंटेंजिबल एसेट्स की. 40, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. 41, एग्रीकल्चर की बात कही गई. मतलब ये थे पूरे आपके इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. कौन थे? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करने जा रहे हैं. किसकी बात करने जा रहे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करने जा रहे हैं. अकाउंटिंग एएस की अगर बात करेंगे, एएस का फुल फॉर्म होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. डेवलप किया गया इसे भी आईसीएआई के द्वारा. किसके द्वारा डेवलप किया गया? आईसीएआई के द्वारा. आईसीआई का फुल फॉर्म लिख करके दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. established on first July 1949 in Delhi head office. Company having net worth below 250 करोड़ follow IAS. और कहा कि जिस कंपनी का नेटवर्थ 250 करोड़ से कम है, क्योंकि 500 करोड़ से ज्यादा वाला इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरफ चले गए थे, 250 से 500 के बीच वाले कहां चले गए थे? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की तरफ चले गए थे. तो बोला कि वह कंपनी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ से कम होगी उसको क्या फॉलो करना होगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना होगा. जिसकी 500 करोड़ से ज्यादा या 250 से 500 करोड़ के बीच होगी वो फॉलो करेगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि अभी हमने पढ़ा है. एंड यहां पर फॉलो किए जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. कौन से? जिस कंपनी के नेटवर्थ 250 करोड़ से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए. प्रोसेस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर इसी को डिफाइन करके अलग से लिखा गया है जो हमने बताई है. लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. AS1 में बात की गई है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज की बात कही गई है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात कही गई है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 कंटीजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट उसकी बात कही गई है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात कही गई. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कही गई है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन की बात. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट. 14 अकाउंटिंग फॉर अमलगमेशन. 18 related party disclosure. 19 lease. 20 earning per share. 21 consolidated financial statement. Standard 22 accounting for taxes on income. Accounting standard 23 accounting for investment in associates in consolidated financial statement. Accounting standard 24 discontinuing operations. Accounting standard 25 interim financial reporting. Accounting standard 26 intangible assets. 27 financial reporting of interest in joint venture. Accounting standard 28 impairment of asset. Accounting standard 29 प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट्स की बात पूरी की पूरी कही गई. ठीक है, ये थे हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अब इसके बाद आते हैं आपके IFRS. क्या आते हैं आपके? IFRS है ना. स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड बाय इंडियन सॉरी यहाँ पर इंडियन फाइनेंशियल रिकॉग्निशन स्टैंडर्ड हो गया. इंटरनेशनल, यहाँ पर इंडियन नहीं, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिकॉग्निशन स्टैंडर्ड इसको कहते हैं. ठीक है, वहां पर इंडियन हो गया है, उसको इंडियन नहीं इंटरनेशनल क्या कहते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिकॉग्निशन स्टैंडर्ड कहते हैं इसको. स्टैंडर्ड्स आर डेवलप्ड बाय और 2 स्टैंडर्ड सेटिंग बोर्ड्स, द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB एंड इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड. 2 बोर्ड के द्वारा कंस्टिट्यूट, 2 बोर्ड के मिला करके, दोनों बोर्ड ने मिल करके बनाया है किसको? IFRS को बनाया. किसको बनाया? IFRS को बनाया. जिस 2 बोर्ड में पहले बोर्ड का नाम है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB एंड दूसरा नाम है ISSB इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड बोर्ड. 2 नाम है आपके. IASB इज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 2001 और ISB को बनाया गया कब? 2001 में. जब IFRS की बात आती है तो वहां पर 2 बहुत मेजर टर्म निकल करके आते हैं और इस पर क्वेश्चन भी पूछा गया है. क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जब प्रोसीजर ऑफ इंप्लीमेंटेशन ऑफ IFRS की बात होगी, IFRS के इंप्लीमेंटेशन की बात आएगी तो ये 2 टर्म आपके सामने निकल करके आएगा. पहला आएगा एडॉप्शन, दूसरा आएगा कन्वर्जेंस. पहला आएगा एडॉप्शन, दूसरा आएगा कन्वर्जेंस. जब एडॉप्शन की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? एडॉप्शन की बात करते हैं. तो एडॉप्शन का मतलब होता है एक्सेप्टेंस ऑफ IFRS इन ओरिजिनल फॉर्म, जो कि बांग्लादेश ने किया था.
मतलब कुछ देश ऐसे थे जब इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल रिकॉग्निशन स्टैंडर्ड बनाए गए, तो कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने IFRS को एज इट इज अपना लिया था। क्या किया था? एज इट इज अपना लिया। लेकिन कुछ देश ऐसे थे जिन्होंने अपने हिसाब से उसमें कुछ मॉडिफाइड किए और फिर उसको अपनाया। ठीक है, जैसे यूजीसी कुछ नियम जारी करती है तो वहां पर या तो यूनिवर्सिटी एज इट इज उसको अपना सकती है, नहीं तो जो यूनिवर्सिटी के पास ये अधिकार होता है कि उसमें आप मॉडिफाइड करके आप उसको क्या कर सकते हैं, मॉडिफाइड करके उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एडॉप्शन में पहला था एक्सेप्टेंस ऑफ IFRS इन ओरिजिनल फॉर्म बांग्लादेश। कन्वर्जेंस का मतलब था एक्सेप्टेंस ऑफ IFRS विद मॉडिफिकेशन, मतलब IFRS को अडॉप्ट किया गया विद मॉडिफिकेशन को कब से? 1 अप्रैल 2011 से। कब से? 1 अप्रैल 2011 से ऐसा किया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 2011 से किया गया। ठीक है, जो इंडिया ने किया है, इंडिया ने कन्वर्जेंस को फॉलो किया। क्या किया? कन्वर्जेंस को फॉलो किया। विद मॉडिफिकेशन क्या किया? विद मॉडिफिकेशन उसको IFRS को अपनाया। विद मॉडिफिकेशन IFRS को अपनाया गया। ठीक है, ICAI अनाउंस दैट IFRS इज अडॉप्टेड बाय, ICAI के द्वारा IFRS के अडॉप्शन के लिए कुछ क्या किए गए थे, कुछ घोषणा किए गए। ICAI अनाउंस दैट IFRS अडॉप्टेड बाय कंपनीज, जो इंश्योरेंस कंपनी होंगी वो 1/4/2012 से इसको अडॉप्ट कर लेगा। जो बैंकिंग कंपनी होंगी और उस बैंकिंग कंपनी में जिसका नेटवर्क 300 करोड़ से ज्यादा होगा वो 1/4/2013 से इसको अडॉप्ट कर लेगा। नेटवर्थ बिलो 300 करोड़, अगर किसी बैंकिंग कंपनी के नेटवर्क 300 करोड़ से कम है तो 1/4/2014 से क्या करेगा, 200 करोड़ से कम है तो वो 1/4 मतलब 300 करोड़ से कम है लेकिन 200 करोड़ से ज्यादा है तो 1/4/2014 से क्या करेगा, इसको फॉलो करेगा। नॉन बैंकिंग कंपनी जो है, अगर जिसका नेटवर्थ 1000 करोड़ से ज्यादा है वो 1/4/2013 से इसको अडॉप्ट करेगा, और जिसकी 500 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ के बीच में नेटवर्थ है वो 1/4/2014 से क्या करेगा, IFRS को फॉलो करेगा। और IFRS को जो भारत ने क्या किया, अडॉप्ट किया है, 2011 में अडॉप्ट किया है विद मॉडिफिकेशन, मतलब उसने अडॉप्शन वाला प्रोसेस नहीं किया, अडॉप्शन नहीं किया है, कन्वर्जेंस किया। कन्वर्जेंस का मतलब कि उसने अडॉप्ट तो किया है IFRS को लेकिन विद मॉडिफिकेशन। कैसे किया है? विद मॉडिफिकेशन उसको अडॉप्ट किया है। तो विद मॉडिफिकेशन अगर अडॉप्ट करते हैं IFRS को तो उसको कहा जाता है कन्वर्जेंस। क्या कहा जाता है उसको? कन्वर्जेंस। तो इंडिया ने जो दूसरी प्रोसीजर को फॉलो की है, कन्वर्जेंस प्रोसीजर को फॉलो की। नोट, कोऑपरेटिव बैंक्स with a network 200 करोड़ will not be required to adopt IFRS। इसके बाद जब बैंक वाली बात आई तो कोऑपरेटिव बैंक निकल के आया। कोऑपरेटिव बैंक कहा कि भाई हमको क्या करना है बता दीजिए। तो ICAI ने कहा कि देखो, जो कोऑपरेटिव बैंक है जिसकी नेटवर्क 200 करोड़ से क्या है, विद 200 करोड़ से ज्यादा, मतलब विद नेटवर्क 200 करोड़, जिसकी नेटवर्क 200 करोड़ है उसको IFRS अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ 200 करोड़ से ज्यादा हो जाती है उसकी नेटवर्क तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, IFRS को अडॉप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर फिर दो टर्म निकल के आते हैं इंपॉर्टेंट। एक होता है टर्म है उसका नाम है कार्व, CARV, कार्व। क्या नाम है? कार्व। डिफरेंस बिटवीन IFRS एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IND-AS। कार्व इन का मतलब होता है कुछ ऐसी चीजें, थिंग्स नॉट इन IFRS बट इंक्लूडेड इन IND-AS। IFRS में वो चीजें नहीं थी लेकिन जब इंडिया ने उसको क्या किया, कन्वर्जेंस प्रोसेस को फॉलो करते उसको फॉलो किया तो उसमें उन चीजों को इंक्लूड कर दिया, उसको कहते हैं कार्व इन। दूसरा होता है कार्व आउट। कार्व आउट का मतलब होता है कुछ चीजें IFRS में तो थी लेकिन उसको क्या किया, उसको उसमें से हटा दिया। जब कन्वर्जेंस किया गया, जब मॉडिफिकेशन की बात आई थी तो उसमें से उसको हटा दिया गया था। तो जो चीजें IFRS में नहीं थी उसको IND-AS में इंक्लूड किया, उसको कहते हैं कार्व इन। जो चीजें IFRS में थी लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उसको हटा दिया गया था उसको कहते हैं कार्व आउट। क्या कहते हैं उसको? कार्व आउट। अगली है लिस्ट ऑफ IFRS की। IFRS 1, IFRS 2। IFRS 1 है फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। पहले फर्स्ट टाइम जो हमने इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड को क्या किया है, अडॉप्ट किया है। उसकी बात IFRS 2 में शेयर बेस्ड पेमेंट की बात कही गई है। IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात कही गई है। IFRS 5 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यू ऑपरेशन की बात कही गई है। IFRS 6 exploration for and evaluation of mineral resource। IFRS 7 financial instrument disclosure। IFRS 8 operating segments। IFRS 9 financial instrument
IFRS 10 consolidated financial statement, IFRS 11 joint arrangements, IFRS 12 disclosure of interest in other entities, IFRS 13 fair value measurement, IFRS 14 regulatory deferral accounts. ठीक है, ये थी IFRS की कहानी. अब कहानी है किसकी? लास्ट. अब कहानी है लास्ट इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की. किसकी लास्ट कहानी है? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कहानी है. ठीक है, इसको डेवलप किया गया था IASC के द्वारा. किसके द्वारा डेवलप किया गया था? IASC के द्वारा डेवलप किया गया था. डेवलप्ड बाय IASC. किसके द्वारा? IASC के द्वारा डेवलप किया गया था. IASC बोले तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी IASC स्टैब्लिश की गई थी 20 जून 1973 को. 20 जून 1973 को इसे क्या किया गया था? 20 स्टैब्लिश किया गया था इन लंदन. इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में ICI वहां गए थे विद 24 अदर कंट्री इज मेंबर ऑफ IASC. IASC का इंडिया के साथ 74 और मेंबर्स हैं. ठीक है, इंडिया की तरफ से प्रतिनिधित्व करता है कौन? ICAI. क्या कौन प्रतिनिधित्व करता है? ICAI प्रतिनिधित्व करता है. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की अगर हम बात करेंगे तो उसके लिस्ट कुछ इस प्रकार से हैं. IAS 1 में प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की चर्चा है. IAS 2 में इन्वेंट्रीज की चर्चा है. IAS 3 में IAS 7 में कैश फ्लो स्टेटमेंट की चर्चा है. IAS 8 में अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट एंड एरर की बात की गई है. IAS 10 में इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट के बारे में चर्चा की गई. IAS 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट. IAS 12 इनकम टैक्स. IAS 14 स्टेटमेंट रिपोर्टिंग. IAS 16 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट. IAS 17 लीज. IAS 18 रेवेन्यू. IAS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट. IAS 20 accounting for government grant and disclosure of government assistance. IAS 21 the effect of change in foreign exchange rate. IAS 23 borrowing cost. IAS 24 related party disclosure. IAS 26 accounting and reporting by retirement benefit plan. IAS 27 consolidated and separate financial statement. IAS 28 investment in associations. IAS 29 financial reporting in hyperinflationary economies. IAS 31 interest in joint venture. IAS 32 financial instrument presentation. IAS 33 earning per share. IAS 34 interim financial reporting. IAS 36 impairment of assets. IAS 37 provision contingent liability and contingent assets. IAS 38 intangible assets. IAS 39 financial instrument recognition and measurement. IAS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एंड IAS 41 एग्रीकल्चर. ये है IAS के लिस्ट. क्या थे? IAS के लिस्ट है जिसके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, जिसके इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ये लिस्ट दिए गए हैं. ठीक है, तो 4 चीजें जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जब मॉडिफाइड गैप की बात होगी तो 2 होगी. एक हो जाएगी नेशनल गैप, दूसरी हो जाएगी इंटरनेशनल गैप. नेशनल गैप में 2 चीजें हो जाएंगी. नेशनल गैप में पहली हो जाएंगी आपकी इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. जब इंटरनेशनल गैप की बात होगी तो वहां पर हो जाएगा कौन सा? 2 चीजें. तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड दूसरी हो जाएंगी उसमें कौन सी? दूसरी हो जाएंगी उसमें IFRS. क्या हो जाएंगी? IFRS हो जाएंगी. क्या हो जाएंगी? IFRS हो जाएंगी. ठीक है, चलिए यहां तक थी आपकी जो PDF हमने भेजी थी, तीनों PDF, उसके बारे में चर्चा है ना. आज इसके क्वेश्चंस को लेकर के देखेंगे. क्या करेंगे? क्वेश्चंस को लेकर के देखेंगे कि क्वेश्चंस यहाँ पर कैसे बनते हैं, किस हिसाब से बनते हैं क्वेश्चंस, उसको लेकर के देखते हैं, है ना. चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. इस तरह का PDF हमने खुद क्रिएट करके आपको एकदम चैप्टर बाय चैप्टर आपको क्वेश्चंस निकाल करके दिए हैं हमने, है ना. इसका पूरा PDF बना हुआ है ना. किन्हीं के पास हार्ड कॉपी भी है, जिनके पास नहीं है वो अपने निकाल सकते हैं इसको, है ना. चलिए यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग. इसमें आपको बेसिकली अगर चैप्टर की बात की जाएगी तो चैप्टर कितना बनाया गया है? पहला चैप्टर बनाया गया बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट एंड पोस्टुलेट्स के बारे में. जैसे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की चर्चा, कंसेप्ट एंड पोस्टुलेट्स की चर्चा है. तो 1 2 एंड यहां पर जो है एक, यहां पर
इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS, ठीक है, दो चीजें, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS, एंड यहां पर है बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसेप्ट एंड पोस्टुलेट्स। इसके कुछ क्वेश्चंस है जो कि इस प्रकार यहां पर आपके सामने है। सबसे पहला बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से चर्चा है, जिसके बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की चर्चा है, जिसमें आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ये यहाँ पर 2012 से लेकर के 2023 तक के जो क्वेश्चंस है वो आपके सामने होंगे। 2012 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन। 23 में 4 मार्च को जो क्वेश्चन पूछा गया, 23 में जो 4 मार्च को क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन आपके पास है इसमें दिया हुआ, ठीक है। 4 मार्च को जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है ना। 4 मार्च को जो क्वेश्चन पूछे गए, क्या पूछे गए ये देखिए। 4 मार्च को जो क्वेश्चन पूछे गए बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, वो कुछ ये पढ़ती थे यहाँ पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। क्योंकि 23 में 3 बार एग्जाम हुआ था ना, एक जनवरी फरवरी मार्च में हुए थे, तो मार्च तक इसमें है, जून और दिसंबर इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, जून और दिसंबर को इंक्लूड नहीं किया गया, मार्च तक के टॉपिक है इसमें, जून और दिसंबर को इंक्लूड नहीं किया है ना। 4 मार्च 2023 को क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड सेट में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन से ट्रू नहीं है, कौन से सही नहीं है, ये पूछा गया है ना। सबसे पहला अगर हम इसमें बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन है, कथन है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन एक्स्ट्रा कैपेसिटी। यहां पर एक्सपेंडिचर के बारे में बात की गई है, और जब हमने एक्सपेंडिचर पढ़ाया हुआ है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर की जब हम बात करते हैं तो हमने बताया हुआ कि एक्सपेंडिचर कितने प्रकार का होता है। ये सीधा सीधा 11th के पोर्शन से क्वेश्चन लिया गया है, अगर देखेंगे तो पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कौन सा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 3 तरह के एक्सपेंडिचर हमारे पास होते हैं। अगर एक्सपेंडिचर की बात करेंगे तो एक्सपेंडिचर में हमारे पास कितने तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं? एक्सपेंडिचर में हमारे पास 3 तरह के एक्सपेंडिचर देखने को मिलते हैं। पहले एक्सपेंडिचर होती है हमारी कौन सी? कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और तीसरी होती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, जिसको आप कहते हैं पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय, तो जब मान लीजिए कोई ऐसा एक्सपेंस आप कर रहे हैं जिससे आप एसेट्स को परचेज करते हैं, जब एसेट्स को परचेज किया जाता है, ठीक है, क्या किया जाता है? एसेट्स को परचेज किया गया, और ऐसे एक्सपेंसेस जो बार बार रिपीट नहीं होते, जो बिजनेस में बार बार रिपीट होने वाले एक्सपेंडिचर नहीं है, जैसे कि एसेट्स को परचेज करना, प्रॉपर्टी खरीदना, ये सारे कहां पर आ जाएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे। किस में वहां पे आएंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। तो बोला कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन एक्स्ट्रा कैपेसिटी। आपको एक्स्ट्रा कैपेसिटी बढ़ानी है तो आपको क्या करने पड़ेंगे? वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। ये सही है या गलत है, ये बताइए। अगर आपको एक्स्ट्रा कैपेसिटी बढ़ानी है तो आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा, सही है गलत है, कौन क्या है बताइए। यहाँ ये कथन सही है या नहीं, सिर्फ बताइए, ये कथन सही है कि नहीं? अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है एक्स्ट्रा कैपेसिटी बढ़ाना, भैया अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा खर्च करेंगे तो एक्स्ट्रा कैपेसिटी बढ़ेगी ना, हम ज्यादा से ज्यादा मशीन परचेज कर सकते हैं, अपनी फैक्ट्री को बड़ा कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। दूसरा लिखा हुआ है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट इन बेनिफिट विद लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट्स मिलेगा आपको लॉन्ग टाइम तक मिलता रहेगा, ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट। तीसरी है कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट्स इन द एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट्स, जो परमानेंट एसेट्स होते हैं उसको एक्विजिशंस करने का, उसको खरीदने के लिए जो पैसा हम खर्च करते हैं उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या ये सही कथन है या नहीं? सर बिल्कुल सही कथन है। क्या ये सही कथन है कि नहीं? बिल्कुल सही कथन है सर। अब यहां पर हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि सही नहीं है? तो अगर पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, तो गलती कौन सा होगा? यही वाला लिखा है हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट कैंपेन इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, ठीक है। अगर एडवर्टीजमेंट हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट कैंपेन इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट, अगर न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट है ना, अगर हम न्यू प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? हैवी एक्सपेंडिचर करना चाहिए,
बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर कर देने से नहीं, हमें ये देखना होता है वहां पर कि जैसे जैसे आदमी के बीच में वो प्रोडक्ट पहुंच रहा है उसी हिसाब से धीरे धीरे करके धीरे धीरे करके अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहे हैं। जो हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं वो यहाँ कर रहा है। देखिए, जो आप एडवर्टीजमेंट करते हैं वो केवल 1 साल के लिए एडवर्टीजमेंट नहीं होती है। जब आप एडवर्टीजमेंट पर एक्सपेंसेस करते हैं तो वो केवल 1 साल के लिए नहीं होती है, वो क्या होती है, लंबे समय के लिए होती है। तो एडवर्टीजमेंट पर जो खर्चा किया जाता है उसको कहा जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हो सकता है कि वो जो खर्चा आपने किया है उसका बेनिफिट इस साल भी आपको मिले, अगले साल भी मिले, अगले साल भी मिले, अगले साल भी मिले, है ना। तो उसका कोई एक सर्टेन टाइम निश्चित नहीं है, उसका कोई सर्टेन टाइम निश्चित नहीं है। तो एडवर्टीजमेंट पर जो खर्चा किया जाता है उसको कहा जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बता दीजिए, तो वह एक्सपेंडिचर जो कंटिन्यू रूप से होता रहता है, बिजनेस में कंटिन्यू रूप से होता रहता है, वह एक्सपेंडिचर जो बिजनेस में कंटिन्यू रूप से होता रहता है, तो वह एक्सपेंडिचर जो कंटिन्यू रूप से होता रहता है उसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या कहते हैं उसको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। करेक्ट है ना। जो परमानेंट एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए जो एक्सपेंस किए जाते हैं उसको क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जो एक्सपेंडिचर कंटिन्यू रूप से होता रहता है उसको क्या कहते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। और लास्ट होती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट पर जो खर्चा किया था उसको कहा जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि उसका लाभ आपको इस साल ही मिलेगा, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो किया है उसका लाभ केवल आपको इसी साल मिलेगा, अगले साल इसके लाभ नहीं मिलेंगे। इसी आपने जो सैलरी दी है स्टाफ को केवल इसी महीने की दी है, अगले महीने आपको फिर देनी पड़ेगी, तो वो आपको कहीं ना कहीं कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, उसको रोक नहीं सकते। लेकिन एसेट्स आज खरीद लिया मशीन, तो ये नहीं कि 1 महीने बाद फिर मशीन खरीदेंगे, फिर मशीन खरीदेंगे, फिर मशीन खरीदेंगे, वो मशीन काम करती रहेगी। हाँ, अगर आप एक्स्ट्रा मशीन खरीदते तो अपना कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, ना कि वो मशीन खराब हो गई है वो मशीन आप काम करके नहीं देगी, ऐसा कुछ नहीं है। बात समझे। 3 तरह की एक्सपेंडिचर होती है अपने अकाउंटिंग में, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक, उसी पर ये क्वेश्चंस उठा करके दिया गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। और भी क्वेश्चंस इसमें दिए गए हैं, है ना। तो मेरा कहना कहता है कि एक बार आप क्वेश्चंस को पढ़िए, सॉल्व करिए वहां पर, है ना। सॉल्व करने की कोशिश तो करिए, आराम से सॉल्व होगा। अब यहां पर अगर हम क्वेश्चंस को देखेंगे, अब यहां पर क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चंस यह पूछा गया है 2020 में, लिखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट इक्वेशन। कौन सा इसमें करेक्ट इक्वेशन को बताया है। तो इसमें ओपनिंग कैपिटल का आपको क्या किया है, फॉर्मूला दिया गया है। ओपनिंग कैपिटल क्या होता है, अभी तक हम क्या निकालते थे, क्लोजिंग कैपिटल निकाले थे, ये ओपनिंग कैपिटल पूछता है। तो जब मान लीजिए हम क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं, जब हम क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं, क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग कैपिटल निकालते हैं, तो सबसे पहले उसमें क्या निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक होता है, प्लस उसमें जो चीजें ऐड करते हैं वो ऐड करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं, जो ड्राइंग करते हैं वो, जो ड्राइंग करते हैं वो, और अगर प्रॉफिट होता है तो ऐड करते हैं, और अगर लॉस होता है तो क्या करते हैं, लेस करते हैं। मतलब लास्ट में हमारा स्टॉक कितना होगा, तो ओपनिंग जो इसमें ऐड किया है उसको ऐड करेंगे, जो निकाला है उसको ड्रॉ मतलब उसको लेस करेंगे, जो प्रॉफिट हुई है तो ऐड होगी, और जब लॉस होगा तो लेस होंगे। लेकिन यहां पर क्या पूछ रहा है, क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग स्टॉक के बारे में पूछ रहा है ना। तो यहां पर जिन चीजों को जोड़ते थे उन चीजों को घटाएंगे, और जिन चीजों को घटाते थे उन चीजों को जोड़ देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। देखिए, क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मूला अपने को पता है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस एडिशनल कैपिटल माइनस ड्राइंग प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। लेकिन जब ओपनिंग स्टॉक के बारे में पूछता है तो क्या करेंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे। ओपनिंग यहां पर क्या जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक। अब जिन चीजों को ऐड कर देते उन चीजों को घटाएंगे, जिन चीजों को ऐड कर देते उन चीजों को क्या करेंगे, घटाएंगे, और जिन चीजों को लेस मतलब लेस कर देते उन चीजों को क्या करेंगे, मतलब जिन चीजों को ऐड कर देते उनको घटाना है, और जिन चीजों को लेस कर देते उनको क्या करना है, ऐड करना है। तो मान लीजिए क्लोजिंग इसको ऐड कर देते, इसको क्या करेंगे, लेस करेंगे, लेस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस। ठीक है, अब कौन सा आंसर आएगा, आंसर अगर आप आंसर देखेंगे अब कौन सा आंसर आ जाएगा, सो निकालिए।
26 के अगर फॉर्मूले की बात करेंगे, मैं 26 का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, अब आंसर कौन सा आ जाएगा सो बता दीजिए, आंसर क्या होगा? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट, आंसर सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। इतना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत आसान पूछते हैं, है ना। बस ये है कि हम क्वेश्चंस को ना तो ढंग से पढ़ पाते हैं, और अगर पढ़ पाते तो उसको समझ नहीं पाते, और वहीं पर हमें क्या हो जाती है, गलती हो जाती है ना। क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला पूछा है काजल, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला पूछा है। यही चीज हमने कल चर्चा की थी आपको गूगल मीट पर, कि जैसे अब ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का फॉर्मूला भी पूछता है तो आप वहां पर क्या करते हैं, अपने आप को फंसा लेते हैं। बिकॉज क्यों? बेसिक्स नॉलेज की कमी। इसीलिए मैं कहता हूँ बेसिक नॉलेज बढ़ानी है तो थोड़ी सी अपनी मेहनत करिए, घर पर थोड़ा सा किताब उल्टाइए, 11th का 12th का अकाउंटेंसी, जो किताब पीछे पढ़े हुए हैं उन सब चीज को उलटनी बहुत जरूरी है ना। वहां से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आपको पता रहेगा पूरा का पूरा, क्योंकि जो भी फॉर्मूला, जो भी बेसिक चीजें ली जाती है वहीं से उठा करके ली जाती है ना। नेट कोई बहुत अलग चीज नहीं है, जो आपके मास्टर्स में है, जो आपके ग्रेजुएशन में है, जो आपके आईकॉम में है, उन्हीं सब चीजों को एक जगह क्या किया गया है, समराइज किया गया, कंक्लूड किया गया है, और आपके सिलेबस इंट्रोड्यूस किए गए, ठीक है। हाँ, ओपनिंग जब क्लोजिंग स्टॉक हम निकालते तो क्या निकालते, ओपनिंग स्टॉक प्लस उसमें जो ऐड करते हैं, जो मान लीजिए खरीद करके लाते हैं वो, जो मान लीजिए ड्राइंग करते हैं उसको घटाते हैं, प्रॉफिट अगर होता है तो उसको ऐड करते हैं, लॉस होता है तो उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको ओपनिंग स्टॉक नहीं पूछ रहा, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग कैपिटल का डिफरेंस क्या कर रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है। तो अगर ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला पूछ रहा है तो वहां पर क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक जस्ट उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। जिन चीजों को घटाते थे उनको क्या करना है, ऐड करना है, और जिन चीजों को ऐड करते थे उनको क्या करना है, घटाना है। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस एडिशनल कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट प्लस लॉस, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर सी। क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर 2020 में ही बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल में क्वेश्चन पूछे गए, सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का प्रोसेस पूछा गया, क्या पूछा गया, अकाउंटिंग का प्रोसेस पूछा गया था, कि अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर जो भी घटना है उसको एक सही सीक्वेंस में बिठाइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जर्नलाइजिंग द ट्रांजेक्शन इन लेजर अकाउंट, recording of the business transaction in the books of entry, preparation of annual financial statement, preparation of trial balance, deriving meaningful inference of business decision। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी इवेंट्स, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन जो कि मनी फॉर्म में होते हैं उसको पहले क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर उसको क्या करेंगे, जर्नलाइज करेंगे, लेजर को लेजर में ट्रांसफर करेंगे। फिर वहां से क्या होंगी, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होगी। फिर वहां से फाइनल स्टेटमेंट, और उस फाइनल स्टेटमेंट के बेस पर हम क्या करते हैं, बिजनेस डिसीजन करते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, बी ए डी सी ई। आंसर क्या हो जाएगा, बी ए डी सी ई, ठीक है। देखा क्वेश्चन कैसे पूछे गए, अकाउंटिंग के आपको प्रोसेस पूछे गए, क्या पूछे गए, अकाउंटिंग के प्रोसेस पूछे गए। ये 2018 क्वेश्चन है, which of the following statement is not true, an expenditure intend to benefit current year is revenue expenditure। जो करंट ईयर में बेनिफिट्स के लिए किया जाता है उसको कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सही है। अमाउंट वेट फॉर एक्वायरिंग गुडविल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर गुडविल लेने के लिए, गुडविल किसी से गुडविल, मान लीजिए कोई गुडविल अपना बनाया हुआ है, उस गुडविल को चाहते हैं कि हमारे बिजनेस में आ जाए, तो गुडविल के लिए, गुडविल को एक्वायर करने के लिए जो अमाउंट आप पे करते हैं उसको कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। Wages paid for installation of new machine is usually debited to wages account. Revenue expenditure is not intended to benefit future period। आंसर क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से दिए गए स्टेटमेंट में से कौन ट्रू नहीं है, कौन सा ट्रू नहीं है ये बताइए, दिए गए स्टेटमेंट में से कौन सा ट्रू नहीं है ये बतानी है। वेजेज जो पे किया जाता है मशीन को इंस्टॉलेशन करने के लिए उसको कहां लिखा जाता है, वेजेज अकाउंट में लिखा जाएगा। कौन सा सही नहीं है, नॉट ट्रू बोल रहा है, जो सही नहीं है वो आंसर करना है। ध्यान से पढ़िए प्रश्न को, कह रहा है जो नॉट ट्रू है उसको करना है भैया मेरे, आप लोग ट्रू वाला बोल रहे हैं। भाई पहला स्टेटमेंट सही है कि नहीं सही है, अभी हमने समझाया ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को,
कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो किया जाता है किस चीज के लिए किया जाता है, करंट ईयर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, करंट ईयर के लिए किया जाता है। दूसरा है अमाउंट पेड फॉर एक्वायरिंग गुडविल इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। गुडविल क्या है, एसेट्स है ना, तो एसेट्स को खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो बी भी सही है। इसके बाद है डी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्यूचर पीरियड के लिए किया जाता है, नहीं ऐसा कह रहा है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर फ्यूचर पीरियड के लिए नहीं किया जाता है। भाई बिल्कुल सही है, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करंट ईयर के लिए किया जाएगा तो उसमें फ्यूचर की बात कहां से आएगी, तो डी तो सही है। नॉट ट्रू की जब बात आएगी तो आंसर क्या हो जाएगा, ये कि जो पेड किया जाएगा वेजेस मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, उसे कहां लिखा जाएगा, उसे मशीन एक्सपेंसेस, मशीन अकाउंट में लिखा जाएगा, मशीनरी अकाउंट में लिखा जाएगा, नहीं क्या लिखा जाएगा, मशीनरी अकाउंट में। कुछ दिन तो पहले हमने पढ़ाया था ना कि जो कॉस्ट होती है, जिस कॉस्ट पर बुक्स में मशीन को लिखा जाता है, तो वहां पर जो कॉस्ट का मतलब होता है कि उसको अक्वायर करने का कॉस्ट, मतलब खरीदने का कॉस्ट, और फिर उसको लगवाने का कॉस्ट। क्या करने का कॉस्ट, खरीदने का कॉस्ट प्लस उसको लगवाने का कॉस्ट, दोनों मिलाकर कॉस्ट बनती है, फिर उसको बुक्स में मेजर करते हैं, लिखते हैं, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, चलिए कंसेप्ट एंड पोस्टुलेट्स में बात करेंगे। जो कंसेप्ट हमने पढ़े हैं इसमें 23 में भी क्वेश्चन आया, 22 में भी क्वेश्चन आया। अगले ये रहा क्वेश्चन, पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, सेफ प्ले करने की बात कौन से कंसेप्ट में कही गई है। हेलो, है ना। पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ, प्लेइंग सेफ की जो पॉलिसी है उसको किस कंसेप्ट के अंदर फॉलो किया जाता है, तो सबसे पहला दिया हुआ डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है प्लेइंग सेफ करने की बात नहीं, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कि किसी भी ट्रांजैक्शन के क्या होते हैं, दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट साइड और दूसरी होती है कौन सी साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड होती है। दूसरा कंजर्वेशन कन्वेंशन, कंजर्वेशन कन्वेंशन, और तीसरी है मनी मेजरमेंट। किसी भी वही ट्रांजैक्शंस को, उसी ट्रांजैक्शंस को क्या किया जाएगा, बुक्स में रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसको मनी के रूप में मेजर किया जा सकता है। रियलाइजेशन कंसेप्ट कौन सी होती है, रियलाइजेशन कंसेप्ट, जब जब हम क्या करेंगे, इनकम को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब वो क्या हो जाएंगी, कैश के रूप में रिसीव्ड हो जाएंगी, है ना, उसको कहते हैं रियलाइजेशन कंसेप्ट। इसमें एक बीच में एक पड़ा हुआ है कौन सा, कंजर्वेशन कन्वेंशन, है ना। कंजर्वेशन कन्वेंशन क्या कहता है कि देखो भाई तुम प्रॉफिट की बात करो ना करो, लेकिन जो हानि होनी है उसको क्या कर लो, श्योर कर लो, उससे उबरने का प्रयास तुम जरूर कर लो, जो हानि होने वाली है उससे उबरने का प्रयास तुम जरूर कर लो। ठीक है, प्रॉफिट के बारे में तुम सोचो या ना सोचो अलग बात है, लेकिन जो लॉस होने वाला है उसको एंटिसिपेट कर लो और उससे निकलने का उपाय निकाल लो। उसे क्या कहा जाएगा, कंजर्वेशन कन्वेंशन। क्या कहा जाएगा, कंजर्वेशन कन्वेंशन। और उसी को कहते हैं प्लेइंग सेफ, उसी को क्या कहते हैं, प्लेइंग सेफ पॉलिसी। क्या कहते हैं उसको, प्लेइंग सेफ पॉलिसी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, देखिए कंसेप्ट के बारे में क्वेश्चन कैसे पूछा, इसके बारे में क्वेश्चन ऐसे ही पूछा है, विच आर द फॉलोइंग की फीचर ऑफ प्रूडेंट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। जो अकाउंटिंग कन्वेंशन जो अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन है उसके की फीचर के बारे में बात की गई है। मतलब इट इंक्लूड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इन द अकाउंट्स व्हेन दे आर रियलाइज्ड, इट प्रिवेंट्स प्रॉफिट फ्रॉम बीइंग ओवरस्टेटेड, it prevents a trader from more withdrawing from the business then is wise, managerial efficiency and expertise, good customer relations। जो अकाउंट प्रूडेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट है, कन्वेंशन, उसके फीचर्स के बारे में बोला गया। क्या कहा गया, फीचर्स के बारे में कहा गया। जो प्रूडेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट और कन्वेंशन है उसके फीचर्स के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, प्रूडेंट अकाउंटिंग फीचर्स के बारे में। जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है किस लिए किए जाते हैं,
प्रूडेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट किसकी चीज की गई है? प्रूडेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट। और जैसे प्रूडेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात कही गई है, यहाँ पर प्रूडेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब होता है कि जहां पर ये कहे, इसको एक बार लिखना पड़ेगा, तो इसे पेन कॉपी निकाले लिखिएगा इसका। प्रूडेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रूडेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन। It is a practice, it is a practice, यह एक क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल काम है, ऑफ इंश्योरिंग that the company is not overvalued, by preventing the income and assets from being overstated in company reporting, प्रूडेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट का मतलब होता है कि ऐसा प्रैक्टिस जिसमें इंश्योर किया जाएगा कंपनी इज नॉट ओवर वैल्यूटेड, कंपनी ने ओवर वैल्यूट नहीं किया है। किस चीज को? कंपनी को ओवर वैल्यूट नहीं किया गया है बाय प्रिवेंटिंग, किसको छुपा करके? इनकम और एसेट्स को छुपा करके, उसको ओवर वैल्यूट नहीं किया गया है फ्रॉम बीइंग ओवर स्टेटेड इन कंपनी रिपोर्टिंग, और उसे कंपनी में रिपोर्ट मतलब कंपनी को ओवर वैल्यूट करके नहीं दिखाया गया। इस चीज को इंश्योर करना प्रूडेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट कहलाता है ना। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएंगे? सबसे पहले क्या? इट इंक्लूड रेवेन्यू एंड प्रॉफिट इन द अकाउंट्स व्हेन दे आर रियलाइज्ड। दूसरी चीज होगी इट प्रिवेंट प्रॉफिट फ्रॉम बीइंग ओवरस्टेटेड, ओवरस्टेटेड की बात हो रही है। एंड तीसरी होगी गुड कस्टमर रिलेशन। क्या बनाना है? गुड कस्टमर रिलेशन बनाना है। कभी भी कंपनी को ओवर वैल्यूड करके नहीं दिखाया जाएगा। क्या किया जाएगा? कंपनी को ओवर वैल्यूड करके नहीं दिखाया जाएगा कि भाई हम तो हैं तो कमजोर लेकिन हम उसको ओवर वैल्यूड करके दिखा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं आपका कस्टमर रिलेशन क्या होता है? खराब होता है। तो बोला कि ओवर वैल्यूड करके नहीं दिखाना है, तो प्रूडेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट कहता है कि हमें उन चीजों को इंश्योर करना है कंपनी इज नॉट ओवर वैल्यूटेड बाय प्रिवेंटिंग द इनकम एंड एसेट्स। ठीक है, मतलब उसे ओवर वैल्यूड नहीं किया गया है और ना ही एसेट्स और इनकम को छुपाया गया है। इस चीज की बात करता है प्रूडेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट। किसकी बात करता है? प्रूडेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट। क्लियर है ना? प्रूडेंट अकाउंटिंग कंसेप्ट। चलो, इसके बाद इस पे क्वेश्चंस आपके ऐप में रख दिए गए हैं, उसको एक बार प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, कुछ लोग आए हैं कुछ काम करवाना है, इसलिए क्लास को यहीं पर ब्रेक करता हूँ। ओके